हेलो लर्नर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, सबसे पहले हमको इस चैप्टर को जानने से पहले ये जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की मूल अवस्था में परिवर्तन आता है और पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति भी बदलती है, यानी कि पदार्थ अपना केमिकल नेचर चेंज कर देता है रिएक्शन करने के बाद। ओके, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, दो अलग अलग मेटल थे, ठीक है, दो अलग अलग तत्व थे, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये जो चेंज हुआ है ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। मूल अवस्था में परिवर्तन तो आता है, लेकिन वो वापस अपनी मूल अवस्था में लौट सकता है पदार्थ परिवर्तन होने के बाद। यानी कि जैसे बर्फ से पानी बनता है और पानी फिर से बर्फ बन सकता है ना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन आता है उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। और ये जो हमने लिखा है इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से जब किसी चीज को लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया या इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, जिन के बीच में रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन इस ओर हो रहा है ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एरो के इस ओर क्या होते हैं, इस ओर होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अभिकारक। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। अभिकारक और अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, अभिकारक। और रिएक्टेंट, अभिकारक या रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में नॉर्मली होता क्या है कि कुछ अभिकारक आपस में मिलते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया। और जिसके द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने रासायनिक अभिक्रिया को ये रिप्रेजेंट कर रखा है ना, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, तो हमने सोडियम को Na लिख दिया, क्लोरीन को Cl लिख दिया, और इससे बना सोडियम क्लोराइड, इसको हमने NaCl लिख दिया, और बीच में हमने एरो का साइन दे दिया। इधर हमने इनको अभिकारक नाम दे दिया, उधर उत्पाद नाम दे दिया। तो इस तरह से एक किसका निर्माण हुआ, रासायनिक समीकरण बन गया। और ये जो रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आपकी क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हैं। ठीक है, तो हमें जो आपकी क्लास में पढ़ने हैं उसमें जो पहली रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन। अब सभी लोग जानते हैं ऐड, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो संयोजन मीन्स होता है संयोग करना या जोड़ना। ओके, तो सबसे पहले लेट वी नो हाउ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि संयोग कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों का आपस में लेन देन कैसे होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, Na plus Cl gives NaCl।
तो ये तो ठीक हो गया कि संयोजन अभिक्रिया मतलब जिसमें दो उत्पाद आपस में जुड़ के एक नया, सॉरी, दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन हो गया। संयोजन मतलब जुड़ना, है ना। लेकिन जुड़े कैसे, सबसे मेनली बात है कि कैसे ये जुड़े। तो आप सभी लोगों को पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 8 1। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, सेल्स में डिवाइड करते हैं। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तीसरी सेल में 18। इस तरह से सेल होते हैं। तो आप देखिए उसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी लोगों को रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी एटम्स, चाहे सोडियम का एटम हो, किसी भी चीज़ का एटम हो, वो जो है स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व गेन करना चाहता है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। या आपको ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ये समझिए कि कोई भी जो एटम होता है वो चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहें, या फिर हीलियम के केस में या हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन रहें अंतिम कक्षा में। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, है ना। तो इसके पास चॉइस है कि इसको 8 बनाना है। देखो 8 बनाने के 2 तरीके हैं। देखो एक तो ये कि एक को निकाल दिया जाए तो 8 बनेगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि ये 7 गेन करे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो आप बताइए कि 7 गेन करना इजी रहेगा या एक लॉस करना इजी रहेगा, 7 चीज़ों को लेना आसान रहेगा या फिर एक को गेन करना इजी रहेगा, इसके एक को लॉस करना इजी रहेगा। तो एक को लॉस करना इजी रहेगा ना, एक को हटा देते हैं इसमें से, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चले गया। अब इसका क्या हुआ, स्टेबिलिटी गेन कर ली। दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, 2 8 7। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। देखो क्लोरीन के पास भी 2 चॉइस हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दान कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आसान क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से और बन जाते हैं 8। अब दोनों की स्टेबिलिटी गेन होगी, इसका 1 निकल गया था तो ये 8 हो गया, इसमें 1 आ गया था तो 8 हो गया। तो हुआ क्या, देखो कि सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो उसने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया, और इस तरह से क्लोरीन को 1 की जरूरत थी और बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हुआ क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है। जिसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको हम प्लस साइन द्वारा दर्शाते हैं, और जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको हम नेगेटिव साइन द्वारा दर्शाते हैं। ओके। तो इस प्रकार अब संयोजन अभिक्रिया के हम डेफिनेशन लिखेंगे। जब 2, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से, क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया आपकी समाप्त हुई। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। पहली संयोजन थी, दूसरा वियोजन। वियोजन का हिंदी अर्थ होता है टूटना या घुल जाना। ओके। डिसोसिएशन मतलब ये होता है डिसोसिएट कर देना। जैसे एसोसिएट मीन्स क्या होता है, एसोसिएट मीन्स टू कंबाइन, टू जॉइन। मतलब एसोसिएट मीन्स होता है जुड़ना या कंबाइन कर देना। डिसोसिएशन मीन्स होता है ब्रेक कर देना, टू ब्रेक डाउन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता होगा, ब्रेक डाउन होता होगा। ब्रेक डाउन तो एटम्स का हो नहीं सकता ना। एटम्स जैसे सोडियम एटम कैसे लिखते हैं, ये। क्लोराइड एटम कैसे लिखते हैं, ये, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड देखो, जब 2 एटम साथ में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो यौगिक का ब्रेकडाउन होता है, तत्व का ब्रेकडाउन हो नहीं सकता, क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी एक टूटा हुआ भाग है ना। सोडियम ऑलरेडी अपने आप में एक तत्व है, तो तत्व थोड़े टूटेंगे, यौगिक टूटेगा। तो ये संयोजन
वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डालेंगे तो सोडियम का आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में होता है सारा, ठीक है। सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी हुआ क्या, देखो यहाँ पर ये एक अभिकारक था और ये उत्पाद। ये उत्पाद बने कैसे हैं, अभिकारक के टूटने से बने ना। देखो NaCl था, टूट गया Na और Cl में। तो हम ऐसा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए प्लेसमेंट क्या होता है, स्थान। डिस्प्लेसमेंट होता है अपने स्थान से हट जाना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता होगा कि कोई जो आयन है वो अपनी जगह से हट के दूसरे आयन के साथ चले जाता है, ठीक है। विस्थापन, सीधे सीधे विस्थापन का मतलब होता है कि विस्थापित, जैसे आपने सुना होगा कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो गए, यानी कश्मीर को छोड़कर कहीं और चले गए, है ना। विस्थापन मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो ये अगर आपको इसका मीनिंग पता है ना तो आप कुछ हद तक लिख लेंगे। तो होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जो अगले चैप्टर में उसे याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पहले मैं इसका एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इस अभिक्रिया का, जैसे Fe+CuSO4। देखिए इसमें होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि फेरस के पास 2+ आयन होते हैं, कॉपर के पास भी 2+ आयन होते हैं। तो होता क्या है कि फेरस जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। यानी कि फेरस जो है कॉपर को विस्थापित करता है, यानी फेरस यहाँ पर आ जाता है FeSO4। समझ में आया कि फेरस कहाँ पर आ गया, कॉपर की जगह, कॉपर को अपनी जगह छोड़नी पड़ी, कॉपर विस्थापित हुआ। तो इसमें हुआ क्या, देखो ये दोनों क्या है, अभिकारक। अभिकारकों में भी ये क्या है, तत्व, और ये क्या है, यौगिक। इधर उत्पाद बने हैं, प्रोडक्ट। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अंत में कुछ प्रोडक्ट मिलता है ना कोई प्रोडक्ट तो मिलता है। जैसे हम लिख रहे हैं तो अंत में हमारी कॉपी भर गई होती है, तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट है। तो वैसे ही इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो हमको एक प्रोडक्ट मिला। लेकिन बात ये है कि हमने क्या इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Cu+FeSO4 gives CuSO4 + Fe, लिख सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये गलत है। क्यों गलत है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पर भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। Cu ने इसको हटा दिया, Fe को हटा दिया और खुद SO4 के साथ जुड़ गया और Fe अलग हो गया। ऊपर भी वैसे ही हुआ लगभग। लेकिन होता क्या है कि कभी भी जो है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है। यानी कि फेरस जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव जो है कभी भी मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता है। ये लेस रिएक्टिव है तो इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि उसको हटा सके, है ना। जो ताकत होगा वही तो हटा पाएगा, है ना। जब हम अगर किसी कमरे में खड़े हैं और हमें वहाँ से बाहर निकालना है, किसी को बाहर निकालना है, तो जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हमसे कम ताकत होना पड़ेगा ना। तो वैसा ही, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता होगा कि जो है फेरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर का कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर पाता है। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वह विक्रिया जिसमें किसी तत्व का आयन किसी दूसरे यौगिक के आयन को विस्थापित कर एक नए उत्पाद, एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह विक्रिया जिसमें किसी तत्व का आयन, ये भी आयन है ना, दूसरे यौगिक के आयन को विस्थापित कर, यौगिक के आयन को, ये यौगिक था, इसके आयन को विस्थापित करता है, यौगिक के आयन को विस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है वो है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी मैंने आपको बताया था कि विस्थापन में से होता है हट जाना, तो द्विविस्थापन मतलब होता है दो बार हट जाना। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ होगा कि दो लोग आपस में हट गए होंगे, मतलब एक पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की जगह पर चले गया, दूसरा वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति की जगह पर चले गया। या हम केमिस्ट्री में ऐसा बोल सकते हैं कि पहला वाला केमिकल दूसरे वाले केमिकल के साथ चले गया होगा और दूसरे वाला केमिकल पहले वाले की जगह पर आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख सकते हैं FeSO4 प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड फेरस सल्फेट का रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा देखो, ये मोर रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा, और कॉपर जो है सल्फेट के साथ आ जाएगा। हुआ ना। इसमें हुआ क्या है बेसिकली, देखो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो ये एक आयन है, जब कोई यौगिक बनता है तो यौगिक किससे मिलकर बनते हैं, आयन से मिलकर बनते हैं ना। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, तो कैसे बना था देखा आपने, देखा होगा कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया था, तभी बना था ना। तो यानी क्या हुआ था, ये आयन्स होते हैं ना, आयन का ट्रांसफर हुआ था। तो यहाँ पर भी आयनों का ट्रांसफर हुआ और बना क्या, देखो Fe यहाँ आ गया तो बना क्या FeCl2 फेरस क्लोराइड, और कॉपर के साथ, कॉपर जो है सल्फेट के साथ आ गया तो कॉपर सल्फेट। इजी है ना, बहुत इजी। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हुआ क्या, यौगिक यौगिक ये हम इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे तो ये है क्या, अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक हैं, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग करके बोलेंगे तो ये है क्या, यौगिक। जैसे हम अगर हम फेरस को अलग से लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये एक एलिमेंट है ना। लेकिन फेरस और सल्फेट में जाएंगे तो क्या बनेंगे, यौगिक। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। ये वाले आयन, ये वाले यौगिक का आयन जो है यहाँ चले गया और ये वाले यौगिक का आयन यहाँ आ गया, यानी कि यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों के आपस में आदान प्रदान से नए उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऊष्मा यानी हीट का यूज होता है, ठीक है। ऊष्माशोषी, शोषण मतलब शोषी मतलब शोषण, मतलब अवशोषण करना, ऊष्मा का यूज होना, ठीक है। जैसे ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्रेकडाउन तभी हो सकता है जब हीट हो, हीट के प्रेजेंस में, यानी कि इसमें ऊष्मा का यूज हुआ है ना, हीट का यूज हुआ ना। एंडो मतलब होता है जब हीट दी जाती है किसी रिएक्शन को, यानी उस रिएक्शन को हीट दी जा रही है ना। इस रिएक्शन में हीट दी जा रही है तभी ये किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा इस प्रकार नए उत्पादों का निर्माण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आ गया। कौन सी अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाती है, रिएक्शन को पूरा करने के लिए ऊष्मा प्रदान की जाती है। यानी कि वह रिएक्शन तभी संभव है, यानी कि वह अभिक्रिया तभी हो सकती है जब उस रिएक्शन में ऊष्मा प्रदान की जाएगी, ठीक है। ऊष्मा निकलती नहीं है इस रिएक्शन में, ऊष्मा को देना पड़ता है, ऊष्मा को डालना पड़ता है, गर्मी डालनी, हीट डालनी पड़ती है, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है, ठीक है। तो यह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम क्या पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, जिसमें ऊष्मा अंदर देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब बाहर, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि वो रिएक्शन पूरी होने के बाद एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। उदाहरण के लिए
जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना, जैसे श्वसन प्रक्रिया में क्या क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसे ब्रेकडाउन कौन करता है, तोड़ता कौन है, जो हम चीज़ खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो जा नहीं सकते ना, सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है उसको। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए कौन काम करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करती है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन। तो किस में ब्रेकडाउन होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में होगा, जैसे 6CO2, 6H2 और एनर्जी। ऊष्मा के फॉर्म में, ठीक है। तो हुआ क्या है इसमें, एनर्जी का निर्माण हुआ है ना। जब हम खाना खाते हैं तो हमको ताकत मिलती है ना उससे। तो एनर्जी कैसे बनती है, जो हम खाना खाया, हमने खाना खाया मतलब ग्लूकोज खाना खाया, ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन क्या करता है, उस ग्लूकोज को तोड़ देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम रिलीज कर देते हैं, जल में तोड़ता है, शरीर की आवश्यकता का यूज होता है, पर आवश्यकता से अधिक जल को भी हम त्याग देते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का प्रयोग हम विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करने के लिए करते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं और वो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग शरीर विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं में करता है, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए करता है, ठीक है। ओके, तो सभी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है संक्षारण या कोरोजन, ठीक है। संक्षारण मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है इसका मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, नष्ट होना, ठीक है। देखिए संक्षारण और जंग लगना अलग अलग टर्म है, ठीक है। जंग लगने को संक्षारण नहीं बोल सकते हैं, हर चीज़ में जंग थोड़ी लगता है। जंग लगना अलग है, ठीक है, संक्षारण अलग है। संक्षारण नॉर्मली जंग लगना जैसा हो सकता है, लेकिन जंग लगना ही संक्षारण नहीं है। जंग तो लोहे में लगता है ना जैसे, तो संक्षारण होता है जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर एक पतली परत का निर्माण हो जाता है और ये परत धीरे धीरे उस धातु को नष्ट कर देती है, उसे कहते हैं संक्षारण। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं धातु के आर्द्रता, वायु, नमी या पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने से धातु का नष्ट हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए चांदी पर काली परत चढ़ जाना, लोहे पे जंग लग जाना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इसमें टॉपिक बच गया, एक रेंसिडिटी का बच गया है और दूसरा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो बच गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।